Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Pushra. So in today's video we are going to discuss the topic of framing of charge starting from section 221 CRPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. कोर्ट की लैंग्वेज में चार्ज को कहते हैं फर्दे जुर्म और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को कहा जाता है फर्दे जुर्म आयद करना। अब ये जो फर्दे जुर्म यानी कि चार्ज है, इसको डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है? सो चार्ज इज बेसिकली द प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक और फॉर्मल एक्यूजेशन अगेंस्ट अ पर्सन who is entitled to know its nature at early stage। अब ये जो हमने बात की है फॉर्मल एक्यूजेशन की, कि जो एक्यूज्ड है यानी कि जो मुल्जिम है जिस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसको बहुत शुरू में ही पता चल जाना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या इल्ज़ामात हैं, ताकि वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सके। अगर उसको पता ही नहीं चलेगा, अगर चार्ज शीट सही तरह से फ्रेम ही नहीं की गई, तो फिर वो कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकता है? सो बेसिकली चार्ज उन हतमी इल्ज़ामात को कहा जाता है जो कि प्रूफ किसने करने हैं? प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करने, क्योंकि इल्ज़ामात किसने लगाए हैं? प्रोसिक्यूशन ने। और अब जो एक्यूज्ड है वो अपने आप को आकर डिफेंड करेगा। चूंकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है और जो मैक्सिम है हमारे पास ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी को सुने बगैर उसे सज़ा का मुर्तकिब नहीं ठहराया जा सकता। ये जो मैक्सिम है ये इनकॉर्पोरेट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। सो चार्ज का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि अक्यूज्ड को प्रिसाइसली और क्लियरली ये चीज़ कन्वे करना कि आखिर मैटर क्या है और उस पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो कौन कौन से लगाए हैं, ताकि वो अपने आप को कोर्ट में आके डिफेंड कर सके। और ये चार्ज कौन फ्रेम करेगा? ये मैजिस्ट्रेट फ्रेम करेगा। अब चार्ज जो है, चार्ज इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ज फ्रेम होने के बाद ही कोई भी क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है। या मतलब अगर किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट करती है। एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद वो अपनी चालान तैयार करती है और चालान तैयार करने के बाद थ्रू प्रोसिक्यूशन वो इस चालान को सबमिट करती है कोर्ट के अंदर। तो जब ये चालान कोर्ट में सबमिट हो जाता है तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो चार्ज फ्रेम करता है। या फिर इन केस ऑफ कंप्लेंट, अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई कंप्लेंट की जाती है तो कंप्लेंट फाइल होने के बाद मैजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करता है और इंक्वायरी स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट के अंदर एक चार्ज शीट तैयार की जाती है और उन ऑफेंसेस को डिस्कस किया जाता है जो कि अक्यूज्ड पर लगाए गए, एलिगेशंस जो लगाई गई हैं। अब आ जाते हैं सीआरपीसी के सेक्शंस के ऊपर। तो सीआरपीसी का सेक्शन 221 स्टार्ट होता है चार्ज के टॉपिक से। सेक्शन 221 में बेसिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ चार्ज बताए गए हैं कि चार्ज शीट फ्रेम करते वक्त किन किन एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है। सो अगर आप सेक्शन 221 को देखें तो पहली बात, जो पहला और मेन एसेंशियल है, दैट द चार्ज शुड स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। सबसे पहले तो ऑफेंस के बारे में बताया जाएगा जिसमें अक्यूज्ड को चार्ज किया गया है। सेकंड एसेंशियल क्या है? सेकंड एसेंशियल क्या कहता है? इफ द ऑफेंस इज नेम्ड स्पेसिफिकली बाय लॉ which create the offense then the offense may be described by that name only। यानी कि अगर जो ऑफेंस उसने कमिट किया है लॉ के अंदर, उस ऑफेंस को कोई स्पेसिफिक नेम दिया गया है तो वो स्पेसिफिक नेम उस ऑफेंस का चार्ज शीट के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर
लॉ के अंदर उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो फिर उस ऑफेंस को बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा जैसा कि लॉ के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर उस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन दी गई है, तब उसी सेक्शन की वही एक्सप्लेनेशन चार्जशीट के अंदर भी लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल क्या है? The law and section of law against which the offense is committed should be mentioned। यानी कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो किस लॉ के अंडर कमिट हुआ है और उस लॉ के अंदर उसका सेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल, पीपीसी के अंदर अगर थेफ्ट कमिट हुआ है तो आप थेफ्ट की बाकायदा सेक्शन भी मेंशन करेंगे उस चार्जशीट के अंदर। इसके बाद चार्ज जो फ्रेम किया जा रहा है, जो ये चीज़ें लिखी जा रही हैं, ये कोर्ट की लैंग्वेज में लिखी जाएंगी या इंग्लिश में या इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल क्या कहता है? इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रीवियस कन्विक्शन की, तो उस सूरत में क्या होगा कि उस प्रीवियस कन्विक्शन में उसकी डेट, उसकी प्लेस और जो फैक्ट्स हैं वो तमाम चीज़ें भी इस चार्जशीट के अंदर मेंशन की जाएंगी। अब तक ये जो हमने 6 एसेंशियल्स डिस्कस किए हैं, ये तमाम एसेंशियल्स आ जाते हैं सेक्शन 221 के हेड के अंदर। लेकिन एसेंशियल्स अभी बाकी हैं, लेकिन मैं आपको सेक्शन वाइज समझा रही हूँ। ये तो थे सेक्शन 221 के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं सेक्शन 222 के ऊपर। सेक्शन 222 बेसिकली क्या डिस्कस कर रहा है? पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी चार्जशीट है वो टाइम ऑफ द ऑफेंस भी डिस्कस करेगी कि किस वक्त पर वो ऑफेंस कमिट हुआ था, डेट ऑफ द ऑफेंस, किस डेट को कमिट किया गया था, और इसी तरह तीसरी चीज प्लेस ऑफ द ऑफेंस, किस जगह पर कमिट किया जाएगा। ये 3 चीजें भी उस चार्जशीट के अंदर मेंशन होंगी। और इसके साथ साथ द पर्सन अगेंस्ट हुम और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट इज कमिटेड, किस बंदे के अगेंस्ट किया गया था और किस चीज के लिए कमिट किया गया था, ये सेक्शन 221 में डिस्कस किया है। इसके बाद इसी सेक्शन का पार्ट 2 कहता है कि अगर एक्यूज्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के केसेस में उसको चार्ज किया गया है, तो उस सूरत में क्या होगा? सेक्शन के अंदर क्या वर्डिंग यूज हुई है? इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम। इससे क्या मुराद है कि अगर ऐसे ऑफेंसेस 1 साल के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स में कमिट हुए हैं, तो वो डिफरेंट टाइमिंग्स, डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट डेट्स को क्लब करके लिखा जाएगा। यानी इन तमाम ऑफेंसेस को इकट्ठा करके, क्लब करके एक ही जगह पर उस चार्जशीट के अंदर मेंशन किया जाएगा। सो इन 2 सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये थे चार्जशीट के कुछ मेन एसेंशियल्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन 223। सेक्शन 223 को देखें तो सेक्शन 223 क्या कहता है? When the manner of committing offenses must be stated, यानी कि कब आप ऑफेंस के कमिट होने का मैनर भी चार्जशीट के अंदर लिखेंगे। यहाँ मैनर से क्या मुराद है कि वो ऑफेंस किस तरह से कमिट किया गया था। अब पहले जब हमने चार्ज को डिस्कस किया सेक्शन 221 और 222 के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमने जनरली इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया कि चार्ज शीट फ्रेम करते वक्त ये चीज़ें होना ज़रूरी है। ये जो हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन किस चीज़ की बात कर रहा है? ये सेक्शन कह रहा है मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। मैनर क्या है? मैंने आपको पहले भी बता दिया। तरीका क्या था ऑफेंस को कमिट करने का, किस तरह से ऑफेंस कमिट किया गया है। मीन्स टू से कि जहां पर चार्ज शीट के अंदर चार्ज इस तरह से फ्रेम किया है कि अक्यूज्ड को वो चीज़ क्लियर नहीं है, यानी कि जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया है उसको ही समझ नहीं आ रही कि उसके खिलाफ क्या चार्ज फ्रेम हुआ है, तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी। यानी कि क्राइम सीन से जो भी चीज़ें रिकवर की गई थी उसको भी चार्ज शीट के अंदर मेंशन करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मर्डर के केस में
चाकू, छुरी, कोई भी आला जिससे मर्डर किया गया था, वो तमाम चीज़ें भी आप अपनी चार्जशीट के अंदर लिखेंगे एज पर सेक्शन 223। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी, ए ने बी के साथ चीटिंग की है किसी फलां टाइम और जगह पर। अब चार्ज के अंदर ये मैनर ही नहीं बताया गया कि किस तरीके से ए ने बी को चीट किया था, तो इस सूरत में कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करेगी कि व्हाट वाज द मैनर ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस। सेक्शन 223 मैनर ऑफ द कमिटिंग ऑफेंस। उसके बाद आता है सेक्शन 224। सेक्शन 224 बहुत ही सिंपल सा है। वो क्या कहता है, द वर्ड और वर्डिंग यूज्ड इन द चार्ज टेकन इन द सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। इस सेक्शन को देखें तो इसमें एक ही बात की गई है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्डिंग। यानी कि चार्जशीट जब फ्रेम हो रही है और उसमें जो वर्डिंग यूज हुई है, ये सेक्शन क्या कहता है कि जो वर्डिंग यूज हुई है किसी भी ऑफेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, वो वर्डिंग लॉ की होनी चाहिए। मीन्स टू से कि लॉ के अंदर, यानी कि पीपीसी के अंदर उस ऑफेंस की पनिशमेंट और उसको एक्सप्लेन किस तरह से किया गया है, चार्जशीट में भी वही वर्डिंग यूज की जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 225। सेक्शन 225 एक्सप्लेन कर रहा है इफेक्ट ऑफ एरर्स को। अब एरर के कौन से एरर्स, चार्जशीट के अंदर जो एरर आ जाते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। मीन्स टू से सेक्शन 225 ये कहता है कि अब सेक्शन 225 दो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। एक मटेरियल एरर आ गया और दूसरा आ गया नॉन मटेरियल एरर। इस सेक्शन को समझने के लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 225 क्या कहता है कि अगर तो नॉन मटेरियल एरर है, मीन्स टू से एरर ऐसा है जिससे डिसीजन पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि एरर से अक्यूज्ड को किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा, यानी अक्यूज्ड को अपने आप को डिफेंड करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो उस सूरत में ट्रायल को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि उस एरर को आप अमेंड कर सकते हैं, उस एरर की अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन इस एरर की अमेंडमेंट की वजह से ट्रायल को दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ट्रायल वहीं से चलेगा जहां से चल रहा था। अगर तो एरर मटेरियल है, यानी कि ऐसी फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है जो कि डिसीजन को इफेक्ट कर रही है, यानी कि एक्यूज्ड को अपने आप को डिफेंड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मटेरियल एरर की सूरत में ट्रायल को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि चार्जशीट दोबारा से फ्रेम होगी, और चार्जशीट जब दोबारा से फ्रेम होगी तो फिर ट्रायल भी दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। अब इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको मटेरियल और नॉन मटेरियल एरर का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो बंदे हैं, ए और बी। ए को चार्ज किया गया है कि उसने बी के साथ चीटिंग की है, और जिस मैनर में ए ने बी को चीट किया है वो चीज़ चार्ज में नहीं लिखी गई, चार्जशीट में, या फिर हम कह सकते हैं कि चार्जशीट में वो इनकरेक्टली, वो मैनर इनकरेक्ट बताया गया है। अब ए क्या करता है, वो आता है, खुद को डिफेंड करता है, अपने विटनेसेस को बुलाता है, मतलब अपनी तरफ से वो अपनी तमाम गवाही पेश करके खुद को कोर्ट में डिफेंड कर देता है। विटनेसेस भी आ जाते हैं, एविडेंसेस भी रिकॉर्ड होगी, ए ने खुद को डिफेंड कर लिया अच्छे से। अब कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट ये कहती है कि ये जो मैनर था चीटिंग का, ये इमैटेरियल है, नॉन मटेरियल है, यानी कि इससे ए को अपने आप को डिफेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ए ने अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर लिया। तो इस सूरत में सिर्फ चार्ज में उस चीज़ की अमेंडमेंट की जाएगी, ट्रायल को दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, अगर ए ने बी को चीट किया और जिस मैनर में चीट किया था वो चीज़ चार्ज के अंदर नहीं लिखी गई, यानी कि ए और बी के दरमियान डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हुई थी
और ए को नहीं पता कि जो चार्ज रेफर किया गया है वो किस ट्रांजैक्शन के ऊपर रेफर किया गया है, तो कोर्ट क्या कहेगी कि चूंकि ए को अपने आप को डिफेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये जो एरर है ये मटेरियल एरर है, लिहाजा चार्जशीट को दोबारा से फ्रेम किया जाएगा और ट्रायल को दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। ये था सेक्शन 225। सो आज की हमारी डिस्कशन हुई है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे, जो हमने सेक्शन 221 से 225 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 225 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।